हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आबिद खान आईटी वर्ल्ड कंप्यूटर सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपको 7 अगस्त 2021 शिफ्ट 2 सीपीसीटी एग्ज़ाम मैथ्स एंड रीजनिंग की एनालिसिस कराएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि इसमें 52 क्वेश्चन कंप्यूटर के रहते हैं। उसके बाद 5 क्वेश्चन का हिंदी का पैराग्राफ आता है और 6 क्वेश्चन मैथ और 6 क्वेश्चन रीजनिंग के और 6 आपके जीएस के रहते हैं। इस तरीके से 23 क्वेश्चन वो रहते हैं और 52 क्वेश्चन ये रहते हैं। तो इससे 75 क्वेश्चन बनते हैं और जिससे 38 नंबर से आपको पास होना होता है। आसानी से आ जाते हैं, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो, और नहीं पढ़ोगे तो कुछ हो नहीं सकता है। आप अगर पूरी वीडियो भी देख लोगे, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके कंप्यूटर की वीडियो, पुराने भी वीडियो सभी डली हुई हैं और मैथ्स और रीजनिंग की भी डली हुई हैं। अगर इनको ही पढ़ लोगे तब भी आपका एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको अभी पैराग्राफ भी बता देता हूँ कैसा हिंदी का पैराग्राफ आता है, जिसको आप खुद से सॉल्व कर लेना। नहीं आएगा तो फिर आगे वीडियो बनाएंगे आपके लिए। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। पैराग्राफ को देखो मैंने आपको बताया था कि 52 क्वेश्चन कंप्यूटर के जो कि अब ख़त्म हो चुके हैं। इसके बाद 53 क्वेश्चन से लेके 57 तक, यानी 5 क्वेश्चन किसके हैं इसमें, हिंदी पैराग्राफ के। तो ये पैराग्राफ दिया हुआ है यहाँ से, इंदिरा गांधी के शुरुआती वर्ष। अब देखो ये जो ऐसे दिया रहता है हिंदी का, इसी में से आपको आंसर छांटने होते हैं। तो इसको आप मैं धीरे धीरे खिसकाऊंगा, आप इसको पढ़िएगा बार बार आगे पीछे करके, और फिर उसके बाद जिनके आंसर दिए हैं उनके आंसर लगाइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कुछ गड़बड़ होती है, नहीं समझ में आता, तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि सर इसको इस तरीके से हमें समझ में नहीं आता है, तो उसको डिटेल में बता दिया जाएगा। मेरे ख्याल से मैंने अपने बचपन का अधिकांश समय पुराने आनंद भवन में बिताया था। देखो इसमें थोड़ा सा क्या रहता है कि ये फ़ॉन्ट की चेंज की वजह से मात्राएं इधर उधर हो गई हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में सही अच्छे से लिख के आएगा। ये बतियाया ऐसे इस तरीके से नहीं लिख के आएगा, जो सही वर्ड होगा वही लिख के आएगा। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका पूरा यहाँ से लेके। ठीक है, फिर एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ये ले लेना, फिर आप उसको पूरा पढ़ लेना, उसके बाद भी आप आंसर लगा सकते हो। ये पहला क्वेश्चन है, पुराना आनंद भवन लेखक के दिमाग पर गहरी छाप क्यों छोड़ता है। देखो ये इस तरीके से, ये जो गलतियां हैं ये फॉन्ट की वजह से आ रही हैं। सेकंड क्वेश्चन ये रहा। थर्ड क्वेश्चन, उसके कमरे के दोनों किनारों पर खुली छत के लेखक का पर्याप्त स्थान क्या है, क्या मतलब है उसका। लेखक बचपन में सबसे करीब किससे थी, लेखक। गलत विकल्प का चयन करें, लेखक ने अपने पति का आदर और सम्मान क्यों किया। ठीक है, इसमें गलत छांटना है, इस बात को ध्यान रखें। गलत पूछा है तो गलत छांटोगे, ठीक है ना। अब यहां से आपका आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखो बोर्ड मास का आपको पता है, बोर्ड मास का क्वेश्चन हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही। किसी किसी एग्जाम में 2 क्वेश्चन भी दे देते हैं, नहीं तो एक क्वेश्चन तो पक्का आना ही आना है। अब वो किस लेवल का आएगा ये नहीं आप कह सकते, किसी भी लेवल का आ सकता है, टफ भी आ सकता है और सरल भी आ सकता है। देखो 23 × 15, देखो बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, BODMAS। V4 ब्रैकेट, O4 ऑफ, ऑफ यानी काकी के हिंदी में बोलते हैं, D4 डिवाइड, M4 मल्टीप्लाई, A4 एडिशन, S4 सब्ट्रैक्शन। तो ये यूज होते हैं। तो पहले अपन को किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो देखो हमें ये भाग, देखो ब्रैकेट इसमें है नहीं, ऑफ है नहीं, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई।
ठीक है, इसका मान निकालना है, इसकी जगह हम कुछ मान रख देते हैं। तो देखो 23 और इसका गुणा कर दूं, क्योंकि यहाँ x होगा, तो देखो भाग के बाद मैंने अगर ऐसे संख्याएं लिख दूं 3/4, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, भाग की जगह गुणा लिखो और इस संख्या को पलट दो 1/4, तो इस तरीके से लिख देते हैं। तो 23 × 15 कर दूं, 23 दाई 230 और 23 पंजे 115, या 15 से गुणा कर दो, 15 थी 45 की, 5 हासिल की, 4 15 दूनी 4, 15 दूनी 30 और 4 34, 345 ऐसे लिख दो। -60 प्लस देखो x इंटू 1/31 बराबर 292। 345 में से 60 गया तो कितना बचेगा, 45 गया, 15 और घटाओगे तो 285, तो x/31 बराबर, इसमें से इसको घटाया तो कितना बचा 285, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 292 माइनस 285, कितना हो जाएगा 285। अब देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 292, इसमें से 85 जाएगा तो क्या है 7 इंटू ये वाला 31, तो कितना हो जाएगा 7 × 7 7 × 21 217। तो आंसर कौन सा होगा अपना, तीसरा आंसर सही होगा। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, चलो हिंदी में ले लेते हैं इसको। ये वाला, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, क्या बताना है आपको कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो ऑप्शन को ऐसे जो कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ऑप्शन का विशेष ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन क्या कह रहे हैं, ऑप्शन कितनी दूर दूर है या पास पास में है। देखो इसको अगर आप चेक करोगे, अगर आपने ये सोच लिया कि भैया 1228 का भाग इसमें दे दो 1125 में, तो फिर देते रहना बहुत टाइम लगेगा। आप ये बताओ, देखो थोड़ा सा लगभग ले लो तो कोई दिक्कत है। देखो हम ये ले लेते हैं 7 3, इसका अगर इसमें 3 और होता समझो तो इसका मान 1 होता, अगर 3 नहीं है तो 0.9 के लगभग जाएगा, 1 से थोड़ा सा कम होगा। चलो ठीक है, 1 7 या 21/5 होगा, ये ऊपर 7 या 21/5, या यूं कहूं कि 5 का 3 में भाग दोगे तो 0.6 प्लस 1125/1128 इंटू 7, ये इंटू है तो 7 छक्के 42, तो 4.2 इंटू। अब देखो अगर इससे मैं 1125/1128 है, अब इसमें क्या हो रहा है कि 1128 का अगर आप इसमें भाग दोगे तो 0.9 के समथिंग जाएगा। अगर ये 1 जाता तो आंसर क्या होता 4.2, लेकिन 4.2 तो होगा नहीं क्योंकि ये तो 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो ये भी छोटा होगा। तो 4.2 से छोटा कौन सा मान है, 4 के आसपास में केवल 4 मान है। एग्जैक्ट निकालोगे तो 4 आ जाएगा। आ गए समझ में। तो आप इसको एग्जैक्ट निकालने की कोशिश ना करेंगे, ये देख लेंगे अप्रोक्सीमेट में क्या आ रहा है थोड़ा सा, या 7 या 21/5 लिख दो, 21/5 इंटू 1 मान लो इसको, तो 5 से 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, 4.2 इंटू 9 से गुणा होगा तो क्या लगभग जाएगा 4 के लगभग जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। पारुल और रोहित की वर्तमान आय का अनुपात 7:5 है। देखो वर्तमान का मतलब होता है प्रेजेंट में, जो अब है, यानी अब अगर पारुल की उम्र 7 है तो रोहित की उम्र 5 है। ये है अनुपात। इसका मतलब ये नहीं होता कि इसकी 7 है तो इसकी 5 है, ये अनुपात है। इसके पास 7 रुपए है तो इसके पास 5 रुपए, इसके पास 14 है तो 10, 21 तो 15, यानी उसी अनुपात में है। आज से 5 वर्ष बाद उनकी आय का योग 94 होगा। कब होगा, आज से 5 वर्ष बाद। अब हम ये कहें कि ये आज 7x है 5x है, आज से 5 वर्ष बाद अगर ये 7x है तो ये भी बढ़ जाएगा कितना 5 वर्ष बाद। ये तो वर्तमान की बात कर रहा है भाई, 5 वर्ष बाद की बात करेंगे आफ्टर 5 इयर्स, तो कितना हो जाएगा 7x + 5, और इसकी बात करेगा तो ये 5x + 5, और वो कह रहा है कि उनकी आय का योग 94 है। हमारे अकॉर्डिंग तो इतना इतना है, तो इनका योग कितना है भाई 7x + 5 + 5x + 5। अब इनका योग इतना है, बराबर क्या होगा 94 के।
अब देखो 7 और 5 12x बराबर 94 माइनस 10, तो क्या हो जाएगा x बराबर 84 अपॉन 12, 12 सत्ते 84, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7। x बराबर, उसने कहा पारुल की वर्तमान आय बताइए। देखो भाई पारुल कौन है, ये, इसकी वर्तमान आय कितनी है 7x, x का मान कितना आया 7, तो पारुल की उम्र कितनी हो जाएगी, पारुल इज इक्वल टू 7 इंटू 7 यानी 49। और इसकी राहुल की उम्र की बात करें तो इसकी कितनी हो जाएगी, रोहित की 5 इंटू 7 बराबर 35। उसने पूछा क्या है कितने वर्षों बाद रोहित और उस पारुल की आय के में बराबर हो जाएगी। रोहित की आय पारुल के बराबर कब हो जाएगी, अभी अब उसकी 35 है, इसकी 49 है, तो बराबर कब होगी 14 वर्ष बाद। कितना डिफरेंस है 14 वर्ष का। यानी कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन में ये पूछा है कितने रोहित और पारुल की वर्तमान आय का अंतर क्या है, तो अंतर क्या हो गया 14, या कितने वर्ष बाद वो पारुल की उम्र, अब जो पारुल की उम्र है उसके बराबर रोहित कब पहुंच जाएगा 14 वर्ष बाद वह 49 का हो जाएगा। ठीक है, या आप यहां से भी देख सकते हो डिफरेंस में अगर समझे 7x माइनस 5x, यानी डिफरेंस क्या है 2x, x बराबर क्या आया 7, 7 दूनी 14, आंसर हो गया। बगैर पेन के हमको इस दिमाग में बनना चाहिए भैया 7x है 5x है, यानी 12x ये हो गया, 5 वर्ष बाद बढ़ जाएगा, 5 5 दोनों का बढ़ेगा तो 10 बढ़ गया, 94 में से 10 गया तो 84, यानी 12x बराबर 84, तो x बराबर 7, 12 सत्ते 84, x बराबर 7 है। पूछा क्या है डिफरेंस, डिफरेंस क्या है 7 और 5 का डिफरेंस कितना है 2, यानी एक का मान 7 है तो 2 का मान 14 हो जाएगा। ठीक है, और डिटेल में मैंने आपको बता ही दिया कि अगर कैलकुलेशन आराम से करना है आपको समझने के लिए तो इस तरीके से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। इसमें हमें दो समीकरण दिए हुए हैं और ये पूछा है कि भाई x और y में क्या संबंध है, यानी x बड़ा है y से, x और y के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, यानी हम बता नहीं सकते भैया कौन बड़ा है कौन छोटा है, या x छोटा है y से या x बड़ा बराबर है y के। इन चार ऑप्शनों में से एक देना। अब इसमें क्या करना होता है कि अपन को x और y के मान निकालना ही निकालना है। तो आपने पढ़ा होगा कि या तो आप इनके खंड करोगे और खंड नहीं करोगे तो श्रीधराचार्य सूत्र होता है उससे करोगे। अब श्रीधराचार्य सूत्र से करोगे तो और लंबा जाएगा, तो ज्यादातर आप इसके खंड करते हैं। अब खंड करने में आसानी ये होती है, खंड करना कैसे है इस बात को थोड़ा सा देख लेंगे। अगर खंड हो गए तो एक ही स्टेप में आंसर लिख सकते हो। जैसे मैं इस इक्वेशन को लिख दूं 10x स्क्वायर 33x, समझ में नहीं आए दोबारा से रिपीट करके भी आप इसको देखना, ठीक है ना। इसका जल्दी करना बहुत जरूरी होता है। बैंक में भी काफी बार पूछे जाते हैं, बहुत 2-4 क्वेश्चन आते हैं बैंक में, तो इसके हर एक एग्जाम में आ जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। 10x स्क्वायर 33x 27। अब देखो इन दोनों का इनटू कितना हो जाएगा 270। अब ये किसके बराबर 270x स्क्वायर, इसका पहली वाले स्टेप का और थर्ड स्टेप का। अब इसको हमें इस तरीके से प्लस माइनस में लिखना है कि जोड़ें तो 33x आए और गुणा करें तो 270x स्क्वायर आए। अब इसको 270 आएगा कैसे, अब इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर बन गया सरल है, कम संख्याओं का है, बन गया बहुत अच्छी बात है। जब नहीं बनने में आए, दिमाग में नहीं आए, तो आप क्या करोगे, तो आप इसको फैला के रख दोगे, यानी ब्रेक करोगे, तोड़ोगे कि इसमें क्या क्या है इसमें। तो 270 में आप देखोगे 270 में तो 9 इंटू 3 9 3 27 इंटू 5 इंटू 2। अब देखो जो भी गुणा होगा इनसे ही होगा। 5 3 15 इंटू 9 दूनी 18 हो सकता है, या 9 3 27 इंटू 10 हो सकता है, या 5 दूनी 10 इंटू 27 हो सकता है, या 5 3 15 दूनी 30 इंटू 9 हो सकता है, या 5 3 15 और 9 दूनी 18 हो सकता है। इस तरीके से बनेगा। देखो 5 3 15 9 दूनी 18, क्या 18 और 15 33 हो रहे हैं, गुणा तो है ही,
गुणा तो आपका 270 है ही, लेकिन क्या 33 हो रहे हैं, 15 18 33 हो रहे हैं। अच्छा दूसरा, आप सर ने तो बता दिया भैया 15 18 कर दिया, हम कैसे करेंगे? तो आप ऐसे देख रहे हैं, 5 दूनी 10 9 3 27, 27 और 10 37, 33 नहीं हो रहा है। अच्छा इसको देख लो, 5 तिया 15 दूनी 30 और 9 39 नहीं हो रहे, 9 दूनी 18, 5 तिया 15 हो रहे हैं, 9 पंजे 45, ये तो आगे निकल जाएगा 33 से। तो इस तरीके से आप इस वाले को तोड़ के और आप फिर गुणा करोगे तो उतना आएगा ही आएगा, लेकिन दो भागों में तोड़ने के बाद क्या 33 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इस तरीके से आप चेक कर लोगे। तो इसके खंड कौन से होंगे आप देख लो, 10x² प्लस देखो 5 तिया 15x प्लस 18x प्लस 27 बराबर 0। अब देखो एक इसको मैं थोड़ा डिटेल बता देता हूं, फिर मैं अभी थोड़ा सा इसको और यहां से ही सीधा आंसर कैसे निकालते हैं ये भी बता दूंगा। देखो यहां से आप कॉमन ले लोगे, 5x कॉमन ले लिया मैंने, तो 2x प्लस 3, और यहां से प्लस के मैंने क्या ले लिया 9x ले लूं तो यहां से बचेगा, सॉरी 9 ले लूं तो यहां से बचेगा 2x प्लस 3 बराबर 0। तो एक हो गया 2x प्लस 3, एक हो गया 5x प्लस 9 बराबर 0। तो एक हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 3/2। एक हो जाएगा 5x प्लस 9 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 9/5 या 1.5 एकन 5 5 अट्ठे 40 माइनस के 1.8, ये हो जाएगा। अब देखो ये तो हमने डिटेल में बता दिया। अब इसको अगर सीधा लिखना है आपको, यहां से सीधा आंसर लिखना है इनका सीधा, तो कैसे लिखोगे ध्यान से देखना, 10x² और 15x, x का मान जब हम लिखेंगे तो हम इस वाले स्टेप को लिखो 15 बटे इसको लिख दो नीचे 10, कितना लिख दिया 10 लिख दिया। और क्या होगा, चिन्ह चेंज कर देंगे भाई, क्या कर देंगे अपन, चिन्ह चेंज कर देंगे। तो प्लस का है यहाँ पे, ये प्लस तो यहाँ माइनस कर दिया। अब देखो कट जाएगा, 5 तिया 15 5 दूनी 10, तो क्या आ गया माइनस के 3/2। इसी प्रकार हम सेकंड वाले दूसरा मान को लिखेंगे तो 18/10 लिख दो, x बराबर क्या हो जाएगा 18/10। प्लस का है माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस चिन्ह लगा दिया हमने, और जब माइनस चिन्ह लगा दिया, जब यहाँ माइनस लग गया तो क्या हो जाएगा, इसको ये 10 था, 2 9 18 2 5 10, यानी 9/5, यही 9/5, यानी x बराबर आ गया माइनस के 1.8, और यहाँ x बराबर आ गया माइनस के 1.5। कोई दिक्कत? देखो एक तो हमने इसको इस तरीके से तोड़ा, लेकिन खंड करना है, और उसके एक हमने इसको सीधा यहां से, ये जो स्टेप थे 3-4 स्टेप, इनको हमने एक ही स्टेप बना दिया, ठीक है ना, एक ही स्टेप में सीधा आंसर पे पहुंच गए। इसी तरीके से अब हम इसके भी सीधे स्टेप पे पहुंचेंगे, नहीं तो आप इस तरीके से करोगे या ऐसे पहुंचोगे। अब x का मान तो निकाल दिया, अब हमें y का मान भी निकालना है। तो देखो y का मान हम यही निकाल देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा 5y² प्लस 19y, देखो 18 पंजे 90, अब 90 का 10 नाम 90, ये तो सरल है, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, तो इसको ऊपर लिख रहा हूं बेटा, ये इंग्लिश वाले में आप देख सकते हो आसानी से। देखो 5y² प्लस 19y प्लस 18 बराबर 0, तो 5y² प्लस 10y प्लस 9y प्लस 18 बराबर 0। 5y कॉमन ले लिया तो y प्लस 2 प्लस 9 कॉमन ले लिया, y प्लस 2 बराबर 0, तो 5y प्लस 1 9 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा y प्लस 2 बराबर 0। तो y के मान हो जाएगा, एक हो जाएगा माइनस के 9/5, और एक हो जाएगा माइनस के 2। 5 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा माइनस के 1.8 कॉमा ये माइनस के 2। अगर आप सीधा निकालोगे, मैंने अभी इसको भी बता देता हूं, y बराबर ये 10 रखो बटा 5 करो, माइनस का चिन्ह लगा दो। दूसरा मान क्या होगा, 9 रखो बटा 5 करो, ये वाला माइनस का चिन्ह लगा दो, तो ये हो जाएगा माइनस के 2 कॉमा माइनस के 1.8। अब देखो x का मान भी यही था, y बराबर देखो x के मान क्या थे, एक x बराबर क्या आया है माइनस के 1.8, और एक आया था माइनस के 1.5 यानी 3/2, और y के मान क्या आए हैं, एक तो आया है माइनस के 1.8
और एक आया है -2। तो आप कह सकते हो कि x बराबर है y के, है। फिर आप आगे क्या कहोगे कि x बड़ा है y के, क्योंकि माइनस में जितना छोटा होता है उतना बड़ा होता है। तो x का मान बड़ा है किससे, y से। x का मान छोटा है तो वो बड़ा होता है। तो या तो x बड़ा है, x क्या है, बड़ा है y के, और क्या है, बराबर भी है। तो x बड़ा बराबर है y के। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसा कि मैंने इसको डिटेल में बता दिया और एक ही स्टेप में बता दिया। इसी प्रकार हमने यहाँ पे ये हिंदी में लिखा था, वहां पे भी इसको बता दिया। आप स्क्रीनशॉट ले लो या जब सॉल्व हो जाया करे तो आप चेक कर लो, आप उसको रोक सकते हो वीडियो को, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो धीरे हो रही है तो आप उसको स्पीड में भी देख सकते हो, और स्पीड में लग रहा है तो उसको आप आराम से देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वैसे आराम से इसलिए बनाता हूं जिससे सब बच्चों की समझ में अच्छे से आए, तो बेटर रहता है, ठीक है ना बेटा। तो इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसको यहां पर, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 5 टाइम्स दैट ऑफ द करंट, ठीक है ना। तो स्टिल वाटर की अपेक्षा कितना है, 5 गुना है। शांत जल में नाव की गति धारा की गति से 5 गुनी है। देखो ये अधिक का मतलब थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा अधिक नहीं लिखा है, ठीक है ना। 5 गुनी है ये है, यानी शांत जल में नाव की गति धारा की गति से 5 गुनी है। यानी धारा अगर नदी की जो स्पीड है अगर वो 1 की स्पीड से बह रही है तो जो शांत जल में नाव बहेगी वो 5 की स्पीड से बहेगी, या जो तैराक बोले वो 5 की स्पीड से बहेगा। यानी वो क्या है, 5 की स्पीड से ज्यादा से बहता है, 5 गुने से। बिंदु ए से बिंदु बी तक धारा की दिशा में नाव द्वारा, देखो इसमें क्या होता है, आपको पता होगा कि स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। सभी को पता है ये सूत्र। अब हम ये देख रहे हैं कि नाव की गति धारा की गति से 5 गुना अधिक है। धारा यानी स्ट्रीम, तो नाव की गति यानी बोट की स्पीड और एक स्ट्रीम की स्पीड यानी धारा की। तो धारा की गति अगर x है तो नाव की गति 5x है। अब हमें बिंदु ए से, देखो बिंदु ए से बिंदु बी तक अगर जाना है हमें, ए से और बी तक, टाइम लगा हमें 1.1 और दूरी है 13.2। तो देखो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या है 13/2 बटे टाइम क्या है 1.1। देखो ये किलोमीटर है, ये घंटा है, तो किलोमीटर प्रति आवर की वो बन गई इकाई। अब स्पीड की बात करते हैं अपन, तो स्पीड में क्या होता है, जब कोई चीज वस्तु जब धारा की दिशा में बहती है तो स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। क्योंकि उसको देखो अगर नॉर्मल वो बह रही है तो अपनी उससे बह रही है, अब क्या कोई पीछे से जब धक्का देगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, और धारा क्या कर रही है, उसको धक्का दे रही है, उसको बहा के ले जा रही है, तो उसकी स्पीड क्या है, जुड़ जाती है। तो x तो उसके 5x तो उसके पास थी ही नाव वाले के पास, x धारा ने दे दी तो उसकी क्या है, पावर ज्यादा हो गई, यानी 6x हो गई। अब देखो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो 11 से काट दो इसको, 11 1 11, 11 दूनी 22, पॉइंट से पॉइंट हट गया 12 हो गया। तो 6x बराबर 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। अब हमें देखो, अब हमें ये पता चल गया कि स्ट्रीम की जो धारा की स्पीड थी वो 2 थी और बोट की स्पीड थी वो कितनी थी, 10 थी। क्लियर है। अब क्वेश्चन में ये कहा कि अगर वो बंदा धारा के विपरीत दिशा में नाव 312 मिनट में कितनी दूरी किलोमीटर चलेगा। अब हमको दिखाना है, देखो अब क्या है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस आप उसने क्या पूछा है कि कितना चलेगा, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा फिर स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या होगी, देखो जब वो विपरीत जाएगा, देखो क्या होता है कि जब आप कोई इंसान विपरीत जाता है तो उसको आगे से उसका जो वेग है धारा का वो कहीं ना कहीं आपको रोकेगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। जैसे आप कभी साइकिल चलाते हो और अगर तूफान या हवा आगे से आ रही है, आप मोटरसाइकिल भी चला रहे हो और तेज हवा आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी स्पीड को धक्का मारते स्पीड को कम करती है, या अगर साइड से आ रही है तो वो इस आपकी गाड़ी को गिराने की कोशिश करेगी, तो हवा आपको कहीं ना कहीं रोकेगी। इसी तरीके से धारा की जो गति है वो आपको कहीं ना कहीं आगे से रोकेगी, जैसे उसका स्पीड होगी उसी स्पीड से उतनी ही दबाव से आपको रोकेगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, उतना स्पीड जो धारा दे रही है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो पहले, अब ये हमने निकाल ही लिया था, इसको लिख देते हैं। तो टाइम क्या है, देखो टाइम क्या लिखा है 312 मिनट।
अब 312 मिनट को, टाइम जो 312 मिनट है इसको हावर में लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां हम हवा किलोमीटर हावर की बात कर रहे हैं। तो देखो टाइम क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें 312 में 60 का भाग देना पड़ेगा, है ना। 60 का क्यों दे रहे हैं, देखो 6 पंजे 30, 300 कितना हो जाएगा, टी बराबर 5 घंटे, ये 5 इंटू 12/60, तो 12 एकन 12, यानी टाइम हो जाएगा 5 सही 1/5 या 5 25 1 26/5। ये क्या हो जाएगा हावर में, या हम ये कहें 5.5×10, या टाइम हो जाएगा तुम्हारा 5.2 हावर्स। क्या हो जाएगा, यहाँ टाइम बराबर हो जाएगा 5.2 हावर्स। अब देखो डिस्टेंस बराबर हमें क्या देखना है, टाइम इनटू स्पीड। तो स्पीड क्या है, देखो स्पीड निकलेगी हमारी 10 - 2 यानी 8, या हम यहां लिख दें कि 5x - x यानी 4x इंटू क्या हो जाएगा 5.2। अब देखो d बराबर 4 इंटू 2 इंटू 5.2, तो डिस्टेंस बराबर 8 इंटू 5.2, तो क्या हो जाएगा d बराबर 8 दूनी 16 की 6 8 5 40 हो 41 41.6 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी उसकी 41.6 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, देखो इसमें क्या है 312 मिनट को आपको क्या करना है, आपको उसको चेंज करना है कि कितना आएगा। इसमें आप आसानी से मिनट को हावर्स में आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, काट लो पीट लो या सीधा 60 का भाग दे लो, जिस तरीके से आपको बेटर लगे उस तरीके से। इकाई का विशेष ध्यान रखेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसमें हाँ, इसमें एक चीज बता देते हैं, देखो जो 5 गुना अधिक लिखा है ना, अगर आप एग्जाम देते हो एसएससी वगैरह, तो इस 5 गुना अधिक का मतलब ये हो जाता है कि फिर ये x है तो ये 6x होगी, क्योंकि अधिक का मतलब 5 गुना तो है और 5 गुना अधिक है, यानी उतना तो है ही, तो 5 गुना अधिक यानी 6x हो जाता है उस कंडीशन में। लेकिन इसमें इंग्लिश में ऐसा नहीं लिखा है, अधिक वाला यहाँ नहीं लिखा है, केवल यहाँ 5 टाइम्स लिखा है। ठीक है ना, तो इसको उस तरीके से मानेंगे। थोड़ा सा इसके हिंदी फॉन्ट में गड़बड़ हो गया है इस क्वेश्चन में, तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। कई एग्जामों ऐसी गलतियां आ जाती हैं कि वो आंसर तो दे देता है 5 गुने से और लिख देता है अधिक। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब अगर नहीं आए आपका अधिक से 6x से, तो फिर 5 गुने से कर लेना। इसको हाईलाइट करके इसलिए ही बता दिया है कि कम से कम याद रखिएगा कि कभी कभी ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं एग्जामों में, पहले भी कई बार हुई हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। मीनल ने 2,50,000 रुपए में एक कार खरीदी, इसे 3,48,000 रुपए में बेच दिया। कार बेचने से उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। देखो भाई, जितने का हमने खरीदा उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी विक्रय मूल्य, यानी 2,50,000 रुपए में हमने खरीदी, यानी सीपी हो गया कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस हो गया हमारा 3,48,000। किसी को कोई दिक्कत नहीं भैया। 2,50,000 में खरीदी और इतने का बेच दिया, तो फायदा कितने का हुआ 98,000 का। अब उसने कहा लेकिन कि प्रतिशत में बताओ, तो भैया हमें लाभ हो रहा है क्रय मूल्य पर। लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है, जब तक कि क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से न दिया गया हो। अगर वो कहता है कि लाभ हानि की गणना विक्रय मूल्य पर करना है, तो आप विक्रय मूल्य पर करोगे, नहीं तो आप लाभ हानि की गणना किस पर करोगे, क्रय मूल्य पर करोगे। तो अब इसका 2,50,000 का ये देख लो, ये कितना परसेंट है। अब देखो, हमने आपको बताया है कि अगर किसी संख्या का 10% निकालना हो तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं, यानी 2,50,000 में अगर हम 10% निकालेंगे तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी 25,000 बन जाएगा। अगर 10% अगर 25,000 है तो 40% क्या होगा, 1,00,000 होगा। अब 40% 1,00,000 होगा, तो 40% से तो ये कम है, तो कितना हो जाएगा भैया 2,000 कम है, 2,000 कम है। हम कहें कि अगर एक अंक के बाद लगाओगे पॉइंट तो 10% और 2 अंक के बाद पॉइंट लगाते हो, देखो इसमें एक अंक के बाद और लगाते हो, यानी 2500 यहां तक जाते हो, तो उसको बोलते हैं क्या 1%।
क्या 1%। तो देखो 1%, 2000 है, अगर 1% होता तो 2500 कम होता, तो यानी 1% से भी क्या कम, तो कितना कम हो जाए 2000, तो क्या हो जाएगा 0.8%। तो क्या 40% तो था ही, माइनस 0.8% खत्म कर दो तो क्या हो जाएगा 39.2%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो आप इस तरीके ऐसे भी लिख सकते हो, देखो सीधा सीधा 2,50,000 का कितना परसेंट है हमें नहीं पता, तो R/100 बराबर क्या हो जाएगा 981230, 98,000। 1,2,1,2 इससे ये कट जाएगा और 1,2 इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अब इससे 5 से काट दो, इसको 55 25, 5 से इसको काट दो, 5 एकन 5, 5 9 में 45, 5 6 के 30। अब 5 से इसको काट दो, R बराबर 5 दिया 15, 40, 5 9 में 45, 5 दूनी 10, 39.2%। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, दूसरा। फिर आप इस तरीके से आप डिटेल में लिख सकते हो, या आपको परसेंट निकालना अगर तुरंत आता है, कैलकुलेशन अच्छी है, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने पहले उसमें बता दिया है। इस तरीके से आपका ये जो मैथ पार्ट है वो पूरा हो गया। आप अगर पूरी वीडियो भी देख लोगे ना, कुछ क्वेश्चन तो टाइप वही रहता है, कुछ क्वेश्चन तो रिपीट ही हो जाते हैं एग्जामों में, ठीक है। तो इसका भी विशेष ध्यान रखोगे, पुराने पेपर लगा लिया करो, ठीक है। किसी भी का अगर आपको कोई सेट पेपर नहीं मिलता है, आप कमेंट में बताइएगा कि सर ये सेट पेपर का सॉल्यूशन नहीं है, तो उनका भी सॉल्यूशन वगैरह अपन करवा देंगे। वैसे हमने काफ़ी पुराने पेपर सभी डले हुए हैं, कंप्यूटर्स के भी डली हुई हैं, मैथ रीजनिंग की भी डली हुई हैं, जीएस वगैरह की भी थोड़ा सा डाल दिया है। मैथ रीजनिंग की डला है, जीएस तो ये है कि इतना समझाने का नहीं रहता है, इसलिए। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये इसको थोड़ा निकाल दिया था, इससे पहले तो नहीं है, हाँ 64 क्वेश्चन। इसको देखो, यदि शब्दों को एक अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो तीसरे स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। ये आप डिक्शनरी में आप ऐसे करते हो, उसी तरीके से पहले RABCD इस तरीके से आता है। तो तीसरे नंबर का पूछा है तो पहले पहला दूसरा तीसरा, देखो R सभी में है, R के बाद U सभी में है, M सभी में है। अब M के बाद देखो यहाँ B है, यहाँ A है, यहाँ O है, यहाँ I है। तो पहले क्या आएगा A यानी फर्स्ट नंबर, फिर B दूसरा नंबर, फिर उसके बाद I तीसरा नंबर, फिर उसके बाद ये चौथा नंबर। तो पहला तीसरे नंबर का पूछा है तो ये हो जाएगा, दूसरे नंबर का पूछता तो ये हो जाता, पहले नंबर का ये और चौथे नंबर का ये। अब इसमें कौन सा भी पूछ लेता है, पहले नंबर पे कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा, तीसरे पे कौन आएगा। और अन्य एग्जामों में इसका सीक्वेंस पूछ लेता है, जैसे कि पहले पे कौन सा आएगा, दूसरा, फिर उसके बाद पहला, फिर उसके बाद चौथा, फिर उसके बाद तीसरा। इस तरीके से भी ऑप्शन आएंगे, ठीक है। ये ऑप्शन सही होगा, बाकी लिख देगा 4 3 2 1, है ना, 4 2 1 3, इस तरीके से ऑप्शन आएगा, एक ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो इस तरीके से भी ऑप्शन आ जाते हैं, और इसमें सीपीसीटी में ऐसे ही आते हैं, अक्सर तीसरा चौथा पूछता है। बाकी अन्य एग्जामों में, व्यापम का एग्जाम हो या अन्य कोई भी ग्रेड 4 का एग्जाम हो या अन्य कोई भी एग्जाम हो एसएससी वगैरह का, तो उसमें ये सीक्वेंस पूछते हैं ज्यादातर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, भाग का पूर्ण से वही संबंध है जो वृत्तखंड का किससे है। देखो भाग का पूर्ण से मतलब क्या है, देखो इसको इंग्लिश में देखो, पार्ट इज रिलेटेड टू वूल। पार्ट यानी भाग है, वूल माने संपूर्ण का, यानी कोई चीज पूरी है उसके भाग कर दो, आधा तुम ले लो, आधा ये ले ले, आधा ये ले ले। इस तरीके से आप समझो आपके पास कोई चीज है ना, आधा काट के इसको दे दिया, केक है आपके पास, आधा काट के इसको दे दिया, आधा उसको दे दिया, तो इसके क्या हो गए, भाग हो गए, खंड हो गए, काट दिया आपने उसको इस तरीके से। तो इसी प्रकार व्रत का किससे है, तो व्रत के जब खंड करते हैं, सॉरी उसमें पूछा व्रत खंड का क्या है, तो व्रत खंड क्या होता है, व्रत का खंड होगा भाई, यानी जो भाग है वो पूर्ण से संबंधित है, तो व्रत खंड, तो ये भी व्रत का ही तो खंड है, व्रत का, जैसे ये व्रत है, अब इसका ये व्रत का एक खंड हो जाएगा जी, ठीक है ना। ये इस तरीके से भी खंड हो सकता है, तो एक व्रत का कटा हुआ खंड है ना, इस तरीके से त्रज्य खंड चाप वो उसमें पढ़ाते हैं, इस तरीके से एक व्रत का भाग हो गया। तो व्रत खंड का किससे संबंधित है, ओनली व्रत से संबंधित है। क्लियर है।
अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन में पूछा है नीचे दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं, किसको देखना है, प्रतीक को। प्रतीक यानी चिन्ह, ऐसे एट द रेट है, ये है एंड वाला है, एरो का है बराबर, ये प्रतीक जिनके तुरंत पहले एक संख्या नहीं है, यानी जिनके तुरंत पहले संख्या नहीं है और तुरंत बाद एक अक्षर भी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो पहला प्रतीक देगा, क्या इसके तुरंत पहले एक संख्या नहीं है, नहीं है, और तुरंत बाद एक अक्षर नहीं है, नहीं है, तो चलो ये हो गया एक। तो आगे चलो ये वाला, क्या तुरंत पहले संख्या नहीं है, तो फिर ये नहीं होगा। अब आगे चलो, या क्या तुरंत पहले एक संख्या नहीं है, इसके तो तुरंत पहले संख्या 9 है, तो ये नहीं होगा बराबर। तुरंत पहले संख्या नहीं है तो एरो का चिन्ह था, ठीक है। तुरंत बाद अक्षर नहीं है, लेकिन तुरंत बाद तो अक्षर है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि डी अक्षर है। इसके बाद तुरंत पहले संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, अक्षर है, लेकिन तुरंत बाद एक अक्षर नहीं है, लेकिन तुरंत बाद तो ई अक्षर है, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद तुरंत पहले एक संख्या, इसका देखो, इस वाले का तुरंत पहले एक संख्या नहीं है, संख्या है 2, तो ये नहीं होगा। इसको देखो, तुरंत पहले एक संख्या नहीं है तो अक्षर है, नहीं है, तुरंत बाद एक अक्षर नहीं है, तो ये वाला हो जाएगा। फिर अक्षर नहीं है, तुरंत बाद संख्या है। इस वाले तुरंत पहले एक संख्या नहीं है, इसमें तो एच के आगे तो 7 है, तो ये भी नहीं होगा। तो कितने हो गए, एक तो एट द रेट हुआ और एक हमारा ये हैच वाला हुआ, तो कितने हो गए आप देखोगे चेक करके, तो 2 हो गए। इसमें केवल इस जो व्यवस्था जो ये लिखा रहता है नियम, उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका आंसर आसानी से हो जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और इसको थोड़ा सा देख लोगे, ठीक है, इसको देखोगे कि क्या कहा क्या है उसने, थोड़ा सा घुमा देता है, नहीं हाँ, एक हाँ कह देगा एक नहीं कह देगा, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हो थोड़ा, ठीक है। फिर ऑप्शन पर भी थोड़ा ध्यान दे लोगे तो आसानी से आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा समूह दिए गए नियम का पालन करता है। देखो, दिए गए नियम का पालन करता है यानी पहले, तीसरे और पांचवे के साथ साथ समूह के दूसरे चौथे अक्षर के बीच एक अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला से का एक होना चाहिए, यानी कोई संबंध है। आप पहले, तीसरे और पांचवे में, दूसरे और चौथे में, तो देखो यहां देखो डी ई एफ, डी के बाद ई एफ जी एच, यानी एक का अंतर है। अच्छा, जे के एल, के बाद एल तुरंत आ गया, कोई डिफरेंस नहीं है, इनमें डिफरेंस था, ठीक है ना। यानी पहले, तीसरे और पांचवे में यहां पे डिफरेंस था एक का, और दूसरे में चौथे में कोई डिफरेंस नहीं था। अब इसको देखो, डी ई एफ, एफ के बाद जी, देखो यहां डिफरेंस है और यहां डिफरेंस नहीं है, के एल एम और यहां डिफरेंस है, यानी इसमें थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, यानी एक ही संबंध नहीं है, यहां डिफरेंस है यहां डिफरेंस नहीं है, और इसमें या तो दोनों में होना चाहिए। इसको देखो, तीसरे वाले को देखो, डी ई सॉरी डी के, ये एफ है, इसको काट देते हैं, डी के एफ एम और एच, डी के बाद ई एफ, एफ के बाद जी एच, के बाद एल और एम, यानी जो इनमें संबंध है एक खाली का, वही संबंध दूसरे और पांचवे में, जो पहले, तीसरे और पांचवे में संबंध है वही दूसरे और चौथे में संबंध है, यानी एक को छोड़ के एक लिखा है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, तीसरा आंसर सही हो जाएगा। इसको देखो, डी के बाद एफ, फिर जी एच आई, यहाँ पे जी और एच दो का डिफरेंस हो गया, उसके बाद आई आया है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, तीसरा सही होगा, जो पहले, तीसरे और पांचवे में जो संबंध है वही दूसरे और चौथे में भी वही संबंध रहेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसमें दिया है, देखो जैसे आप बड़ी सिटियों में जाते हो तो पहले ही तय हो जाता है कि भाई इतने किलोमीटर आप जाओगे
तो फिक्स उनका जो मीटर होता है टैक्सी का वो वहीं से स्टार्ट होगा। इस तरीके से एक शहर में टैक्सी शुल्क में तय की गई दूरी के शुल्क के साथ निश्चित शुल्क शामिल होती है। यानी एक उनका कांटे का फिक्स रहता है कि भैया यहाँ आप चाहे 1 किलोमीटर बैठो या 2 किलोमीटर बैठो, आपका स्टार्ट तो 20 से ही होगा, उसके बाद या 50 से होगा, उसके बाद अगर 5 किलोमीटर 5 रुपए प्रति किलोमीटर या 10 रुपए प्रति किलोमीटर ऐसे आपके पैसे लिए जाएंगे। तो उन्होंने देखा कि एक टैक्सी में शुल्क का जो निश्चित शुल्क शामिल है, ठीक है भाई, लेकिन 16 किलोमीटर की यात्रा के लिए भुगतान किया गया शुल्क कितना है 156, यानी 16 किलोमीटर के लिए कितना रुपए दे रहे हैं वो 156। फिर आगे कहा 24 किलोमीटर की यात्रा के लिए 204, यानी 24 के लिए 204। तो बताओ कि 30 किलोमीटर के लिए कितना दोगे, ये पूछा। देखो अब इसमें भी निश्चित शुल्क शामिल है और इसमें भी निश्चित शुल्क शामिल है, लेकिन अगर 16 से और हम बढ़े कितने हैं 8 किलोमीटर, और इस 8 किलोमीटर के रुपए कितने बढ़ गए हैं यहां पे 56 4, यानी 48 रुपए। आप बताओ अगर 8 किलोमीटर के 48 रुपए बढ़ गए हैं तो 1 किलोमीटर के 8 किलोमीटर का 48 रुपए, तो 1 किलोमीटर का 48/8 यानी 6 रुपए। यानी अब हमारी समझ में ये आ गया कि 1 किलोमीटर के 6 रुपए ले रहा है निश्चित राशि के अलावा। तो आप बताओ हम बढ़े कितने हैं यहां से 6 किलोमीटर, तो इस 6 किलोमीटर के कितने रुपए बढ़ जाएंगे यहां से यहां तक 6 × 6 यानी 36 रुपए। अब 204 में 36 जोड़ दो तो 204 + 36 रुपए, और तो कितने हो जाएंगे 240 रुपए। तो 36 रुपए किसके लगे, पहले तो 24 जा रहे थे अब जा रहे हैं 30, यानी 6 किलोमीटर हमने बढ़ा दिया, तो उसका कितना रुपए हो गया 36 रुपए। तो अब हमें अगर 30 किलोमीटर के पैसे देने हैं तो कितना देना होगा 240 रुपए, ठीक है। अगर वो ये कहेगा कि निश्चित राशि कितनी है तो उस समय हम ये देख लेंगे भाई 16 का कितना है, 16 चक्के 96 रुपए, 96 रुपए से तो उसके किसके हो गए किलोमीटर वाले, तो उसने स्टार्ट कहां से किया होगा भाई 56 हो रहे हैं टोटल, यानी 60 रुपए से स्टार्ट किया था, यानी शुरू में उसने कांटे को 60 रुपए पे लगा दिया, और अब कहा कि अगर 1 किलोमीटर जाओगे तो 60 + 6 होता जाएगा, 2 के लिए 12 जोड़ोगे, 3 के लिए 18, इस तरीके से जोड़ता जाएगा, ठीक है ना। तो हमें 30 किलोमीटर का पूछा था तो हमें आंसर लगा दिया 240। निश्चित रुपए पूछता तो उसके हो जाते 60 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। नीचे 4 शब्द दिए गए, उनमें से 3 शब्द किसी तरीके से एक समान गुण वाले हैं, लेकिन एक चौथा शब्द उन 3 से भिन्न है, उनमें भिन्न को निकालिए। म्याऊं करना, गरजना, भौंकना और चिल्लाना, ये मनुष्य की आवाज है, ये बाकी जानवरों की भी आवाज कहते हैं, ठीक है। कुत्ता है गरजना, हाथी चिंगाड़ता है, शेर दहाड़ता है गरजना, ठीक है। और ये म्याऊं, इस तरीके से ये गरजना हो जाएगा। बार्क, रोअर, दहाड़ना या गरजना एक ही बात होती है ना। म्यू होना, बार्क होना, साउट चिल्लाना, ठीक है। दूसरी तरीके से चिल्ला अपन किसी भी तरीके से सकते हैं ना, गुस्से में भी चिल्लाते हैं, चिल्ला के जैसे अपन बोलते हैं कि जोर से बोलो तो चिल्ला के बोलना भी हो जाता है नॉर्मल, लेकिन ये भौंकेंगे गरजेंगे तो एकदम अपनी ताकत बताते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से भी सोचे, या ये मनुष्य की आवाज है, इस तरीके से भी अलग हो सकता है, आप जैसे चाहो उस तरीके से इसको अलग कर सकते हो, ठीक है ना। अब ये देखो यहाँ पे आपका जो रीजनिंग का पार्ट था वो आपका पूरा हो गया। अब यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे जनरल अवेयरनेस। इसके भी क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, ठीक है दोस्तों। देखेंगे जनरल अवेयरनेस में ही आपको जैसा कि पहले बताया था, इसमें भी 6 क्वेश्चन होते हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। एग्रोस्टोलॉजी किसका अध्ययन है, इसको इंग्लिश में देख लो।
यहाँ से अच्छा, एग्रोस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, किसका अध्ययन कहा जाता है, तो इसका क्या कहा जाता है, एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है घास का अध्ययन। ठीक है, किसका कहा जाता है, घास का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी किसका अध्ययन कहा जाता है, घास का अध्ययन। ठीक है, जीके से रिलेटेड है थोड़ा सा, ये है क्वेश्चन, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन आपके आते हैं। हाँ, ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सा रंग 5 अंतरिम ओलंपिक रंगों में मौजूद नहीं है। ठीक है ना, हमें ये बताना है। देखो, ओलंपिक में क्या होता है, इस तरीके से आपने देखा होगा, उसमें 5 रिंग रहती हैं। इन 5 रिंगों में हम आपको बता देते, देखो, एक तो नीला होता है, नीला रिंग होती है, ये आप यूरोप महाद्वीप को दर्शाते हैं, किसको, यूरोप को। और पीला रंग होता है, पीला, ये दर्शाता है एशिया महाद्वीप को, किसको दर्शाता है, एशिया को। और एक काला, काले कलर की होती है, काली वाली, ये होती है अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। और एक हरा होता है, ये ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ओशियाना, ओशियाना को भी बोल सकते हैं इसको, ओशियाना, ऑस्ट्रेलिया ओशियाना को दर्शाता है। और लाल रंग होता है, वो किसको दर्शाता है, अमेरिका को। लाल रंग किसको दर्शाता है, अमेरिका को। इस तरीके से 5 कलर की रिंगें बनी होती हैं, इस तरीके से आपने देखी होंगी, ऐसे है ना, इस तरीके से उसमें 5 रंगें बनी, 5 रिंगें आपके सामने बनी होती हैं। आप जब देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन सी रिंगें होती हैं। ठीक है ना, और हम आपको बता दें इसका, अगर जैसे उनमें ये पूछा जाए कि भाई इनका क्या सीक्वेंस रहता है, तो यही रहता है। देखो, नीला, उसके बाद पीला, उसके बाद काला, फिर उसके बाद हरा, और उसके बाद लाल। यानी क्वेश्चनों में, जीके क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि किस कलर की कौन से महाद्वीप की रिंग होती है, या इनका सीक्वेंस क्या होता है। जैसे सीक्वेंस का मतलब ये समझेंगे, जो पहला ये चक्र है, ये चक्र पहला है वो नीला है, फिर उसके बाद पीला आएगा, उसके बाद ब्लैक आएगा, फिर उसके बाद हरा आएगा, और उसके बाद लाल आएगा। इस तरीके से कलर में ऐसा नहीं है कलर इधर उधर होगा, इनका एक सीक्वेंस रहता है कलर में, पहले नीला, पीला, काला, हरा और लाल। तो इसमें तो ये पूछा था कि कौन सा रंग मौजूद नहीं है, तो इसको तो आप आसानी से बता सकते हो, बैंगनी नहीं है। लेकिन इनका ये भी पूछ लेता है कि कौन सा कलर किस महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, तो ये भी बता सकते हो। और इनका सीक्वेंस क्या रहता है कि बीच में कौन सा आता है, कि भैया काला आता है, पहले नीला है, उसके बाद पीला, फिर काला, फिर हरा, और फिर लाल। और ये भी पता होना चाहिए किस किस को दर्शाता है। ये जीके का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामों में, कई एग्जामों में ये पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ द सेज। सेज के फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसको हिंदी में भी देख सकते हो आप, ये लिखा है, क्योंकि हिंदी में अच्छे से समझ में नहीं आता, क्योंकि वो उसमें फुल फॉर्म पूछा है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है ना, विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, इसलिए यहाँ इंग्लिश में देखोगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन के ऊपर, देखो, ऋग्वेद के अनुसार भगवान वरुण की भूमिका क्या थी। ऋग्वेद के अनुसार भगवान वरुण की भूमिका क्या थी, तो इनका वरुण की भूमिका क्या थी, नैतिक कानून का रक्षक, मोरल लॉ, है ना, क्या था, मोरल लॉ, प्रोटेक्टर ऑफ मोरल लॉ। यानी किसके अनुसार थी, इसमें दिया ऋग्वेद के अनुसार। ऋग्वेद के अनुसार भगवान वरुण की भूमिका क्या थी, है ना, देखो, वरुणाज, लॉर्ड ऑफ वर्णाजॉल अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेद के अनुसार, तो क्या था, प्रोटेक्टर ऑफ मॉरल लॉ। ठीक है, थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन है ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन का, राष्ट्रीय आय शब्द निम्नलिखित में से किसे प्रतिनिधित्व करता है। बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्य ह्रास को घटाते हुए। राष्ट्रीय आय, आय कहां से होती है, राष्ट्रीय आय क्या है, तो देखो, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्य ह्रास को घटाते हुए तथा विदेश से शुद्ध आय का घटक। बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्य ह्रास को घटाते हुए एवं अप्रत्यक्ष कर एवं आर्थिक सहायता, देखो सभी आ जाती है इसमें। सकल राष्ट्र, कितना उत्पादन हो रहा है, कितना घट रहा है, कितना आपका टैक्स आ रहा है, कितनी आर्थिक सहायता हो रही है, उसमें राष्ट्रीय जो आय होती है वो सभी पे
जोड़ी जाती है, सभी को देखते हुए जोड़ी जाती है, कितना आया, कितना माल गया, कितना बेचा आपने। द नेशनल इनकम रिप्रेजेंट, यानी अपने जो देश की जो आय है वो कहां से होती है, कैसे होती है। तो देखो इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडियस है, डिप्रेशन, सब मार्केट प्राइस, सब कुछ जुड़ जाता है। विदेश में कितना माल भेज रहे हैं, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना खरीदा है, कितना टैक्स आया है, वो सबको आप जोड़ते हो, ठीक है ना। तो इसमें सब कुछ आ जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नई दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय भवन का डिजाइन किसने बनाया था? किसने केंद्रीय सचिवालय भवन का डिजाइन किसने बनाया था? हार्वर्ड बेकर ने, ठीक है ना। केंद्रीय सचिवालय का वो डिजाइन द सेंट्रल सेक्रेटरी बिल्डिंग ऑफ न्यू दिल्ली, तो हार्वर्ड बेकर ने इसका डिजाइन बनाया था। जिसमें क्या पूछा है, डिजाइन किसने बनाया था, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन आपके खत्म हुए जनरल अवेयरनेस के। इसमें कोई दिक्कत हो, किसी को समझ में नहीं आया हो या कोई प्रॉब्लम आती हो तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे अन्य लोगों पर भी हमारे वीडियो पहुंच सके और अगली वीडियो के भी आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नई जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द प्राप्त हो जाएगा। और कमेंट में जरूर बताएं, कमेंट जरूर दिया करें, ठीक है दोस्तों। अगला एग्जाम भी अक्टूबर डेट है शायद, तो जल्दी आने वाला है। उसके लिए आप सब लोग रेडी हो जाओ एकदम, इनको अभी से पढ़ लो, आसानी से पेपर निकल जाएगा। फिर भी कहीं प्रॉब्लम आती है आपको, कंप्यूटर में आती है या मैथ रीजनिंग किसी में भी आती है, तो आप जरूर बताइएगा। कैसा लगा वीडियो ये भी बताइएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत से बच्चों के फोन आते हैं कि सर हमने तो केवल वीडियो ही देखा था, उससे भी हमारा एग्जाम निकल गया था। बहुत से बच्चे होते हैं थोड़ा सा समझ में आता है, उसको हो जाता है काम, ठीक है ना। ऐसे ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कंप्यूटर ही पढ़ते हैं, मैथ रीजनिंग को छोड़ देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि मैथ रीजनिंग ही पढ़ लेते हैं, कंप्यूटर को छोड़ देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। कंप्यूटर को भी पढ़ना चाहिए क्योंकि उसके भी 52 क्वेश्चन आते हैं, और मैथ रीजनिंग को भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि 52 में से ज्यादा आप 20 अगर 25 भी ले आए, 20 से 25 ले आए तो आप 15 से 18 तो इसमें आसानी से ला सकते हो, ठीक है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें तो कंप्यूटर में तो 30 ले आते हैं, लेकिन इसमें 5, 6, 7 ही रह जाते हैं, तो वही 36 और 37 पे जाके, ज्यादातर लोग 36 और 37 पे जाके लुढ़क जाते हैं, ठीक है ना। तो 38 से पास होना होता है, तो आसानी से पास हो जाते हैं, ऐसा टफ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग काफी सारे फेल होते हैं। तो इस बात को विशेष ध्यान रखोगे कि कैसे अपन को क्या प्लानिंग बनाना है, कैसे करना है, ठीक है दोस्तों। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। और वेम्पी के व्यापम एग्जामों के लिए भी बहुत जल्द ही क्लास स्टार्ट होने वाला है यूट्यूब पर, ठीक है। वैसे मेरी वीडियो ऑनलाइन क्लास भी चलती है, रैपिड मैथ्स नाम से, बता देते हैं आपको। रैपिड मैथ्स से आपको ऑनलाइन क्लास भी चलती है, लेकिन कुछ ही दिनों में मैं यूट्यूब पर भी क्लास चलाने वाला हूं आपके लिए, जिसपे आपको बेसिक से 0 से लेके अच्छे लेवल तक मैथ और रीजनिंग आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, बाय, ओके, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, जय हिंद।